मैं भी बोलूं पुष्कर धामी, सभी बोलो भाई, सारे बोले पुष्कर धामी। धन्यवाद। लेकिन आवाज कम थी, ध्यान रखिए, ये आवाज देहरादून नहीं पहुंची है और देहरादून के कनाली छीना तक पहुंचनी चाहिए थी पहले, जहां मैं इस कंडोलिया ठाकुर की इस धरती पर डाना नागरजा के आशीर्वाद से, आपका सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका इस पौड़ी नगर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आपका सीता माता जहां समाहित हुई थी उस जनपद के और इस पौड़ी नगर के रामला के ऐतिहासिक मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समय होता तो बहुत कुछ बोलता, बहुत अच्छे ढंग से बोलता, लेकिन मैं सीधे, क्योंकि समय की कमी है, मैं निवेदन करता हूं, आमंत्रण करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। बोलिए भारत माता की। काफी देर हो गई आप सब लोगों को, ठंड भी है, घर भी जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका जोश बरकरार है, तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज पौड़ी विधानसभा के इस लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर अभी हम सब जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रोटोकॉल के मंत्री, सहकारिता के मंत्री और आप सबके बीच में लगातार जिनका प्रवास रहता है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आप सबके अत्यंत ही प्रिय आप सब लोग ने जिनको अपना पैरोकार बनाकर, जिनको अपना वकील बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर प्रदान किया, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश कोहली जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महंत दिलीप रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, नगर पालिका अध्यक्ष भाई यशपाल बेनाम जी, प्रमुख कोर्ट श्रीमती पूर्णिमा नेगी जी, प्रमुख कलजीखाल बीना राणा जी, प्रमुख एकेश्वर श्री भाई नीरज पात्री जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा समिति और हमारे वरिष्ठ नेता पंडित राजेंद्र अर्थवाल जी, जिला महामंत्री भाजपा भाई जगत किशोर बर्थवाल जी, हमारे जिलाधिकारी जी जोगदंडे जी, रेणुका जी, पौड़ी एसएसपी, पूर्व राज्य मंत्री भाई सुदर्शन नेगी जी, क्रांति किशोर नेगी जी, मंडल अध्यक्ष जयपाल बिष्ट जी, अनिल गोसाई जी, अनिल नेगी जी, सुधीर जोशी जी, युवा मोर्चा श्री सौरभ नौटियाल जी, यहाँ के प्रभारी श्री धनानंद जी, राजकुमार पुरी जी, गणेश नेगी जी, राजेंद्र टमटा जी, सुनीता विद्यार्थी जी, राकेश रचना बुटोला जी और मंच पर विराजमान अब सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, दूरस्थ क्षेत्र से पहुंची हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, कर्मचारी बंधु, पत्रकार मित्र और छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने जो बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत जोश से आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का यहाँ पौड़ी आगमन पर जो बहुत जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया है, मैं भी अपना शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज जो हमारी पौड़ी, ये सांस्कृतिक नगरी पौड़ी पर आने पर मैं अभिभूत हूं। मैं देख रहा हूं पहले भी मैं एक कार्यक्रम में, एक दो कार्यक्रमों में
मैं इस मैदान में आया था। एक कार्यक्रम में श्री टीवीएस रावत जी का जब यहां से नामांकन हुआ था, जनरल खंडूरी साहब ने जब उसमें विधानसभा का चुनाव लड़ा था भूमाकोट से, उनका नामांकन हुआ था, इसी प्रांगण में मैं आया था। एक बार परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम था, उस समय में पौड़ी आया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और आज यहां पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक हमने पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने 400 नहीं 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए हैं और लगातार, जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारे विषयों के बारे में यहां से बता दिया, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। अभी जैसे आंगनबाड़ी की बहनें यहां पर धन्यवाद कर रही थी, हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग धन्यवाद कर रहे थे, और ये पौड़ी जो आंदोलन की भूमि है, हमने आंदोलनकारियों का भी जो उनके आश्रितों को दिए जाने वाला पेंशन था, उस पेंशन को पति या उनके पत्नी दोनों आश्रितों के लिए भी करने का हमने निर्णय किया है। साथ में जो 3100 रुपया पेंशन मिलती थी उसको हमने 4600 रुपया किया है। इसी प्रकार से जो 5100 पेंशन मिलती थी उस पेंशन को हमने 6000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए कि वैसे तो हमारे अधिकांश प्रधान और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है, ये मानदेय की वृद्धि को कभी पैसे से या उनके रुपयों की राशि से उसका तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा है कि ये लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत को पूरे देश के अंदर मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में हमने भी कहा कि हम उनका प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं को आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाने का कोई काम करता है तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि हमारी सरकार उनका प्रोत्साहन करेगी। आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे बेहद खुशी होती है कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं, हमने मातृशक्ति के लिए लगातार, चूंकि कोरोना महामारी हो या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने वाली हमारी बहनें हों, उन सभी बहनों के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि कोरोना महामारी के दौरान उनके बहुत सारे काम धंधे जो वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करती थी, उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके काम लगातार होते रहे, लेकिन महामारी के आने से उनके काम रुक गए और रुक जाने से बहुत सारा जो उनका सामान था, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई सिलाई का काम करते थे, कोई जो है मसाला बनाने का काम करते थे, कोई अचार बनाने का, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते थे, अलग अलग स्थानों पर कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का काम करते थे। उनको अपने इस महामारी के दौर में वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज उनके लिए घोषित करेंगे। और हमने केवल पैकेज ही घोषित नहीं किया, ऐसे पैकेज हमने हर क्षेत्र में घोषित किए, चाहे वो 4 धाम यात्रा में जो लोग हमारी उनकी यात्रा न चल पाने के कारण से, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बड़ी खुशी हो रही थी, युवक मंगल दल के लोग, महिला मंगल दल के लोग, सभी के लिए हमने बिजली के टैक्स माफ किए, हाउसों के टैक्स माफ किए, बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ये सब निर्णय ले रहा था, हमारी सरकार ये निर्णय ले रही थी, तो तमाम प्रतिपक्ष के नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने समय में, उन्होंने घोषणाएं बहुत करी, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतरी। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 119 करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसके 5-5 लाख रुपए के चेक आपके सामने आज वितरित हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के लिए हमने घोषणा करी
कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे, उसके चेक भी लगातार वितरण हो रहे हैं। इसी प्रकार से मैं जहां जाता हूं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, उन सभी दलों के लोग, उनसे जुड़े हुए हमारे जितने भी समूह हैं, सारे के सारे आकर वो धन्यवाद करते हैं कि डीबीटी के माध्यम से वो पैसा उनके सीधे सीधे खातों में आना शुरू हो गया है। मुझे बेहद खुशी है कि हमने पिछले दिनों हम उत्तराखंड की खेल नीति लेकर आए हैं, 2021 की खेल नीति लेकर आए हैं, और इस खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, चाहे बेटी है बेटा है, अगर वो खेलने जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं, तो उनको अब किसी को देखना नहीं पड़ेगा। आज से पहले होता यह था कि जो बच्चे खेलने के लिए जाते थे तो उनको सोचना पड़ता था कि किराया कौन देगा, उनके खाने का सामान कौन देगा, उनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा। अब हमने तय किया है नई खेल नीति में कि अब ऐसे बच्चे जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी और मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले होता यह था कि जब बच्चे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीतकर आते थे, कोई शानदार प्रदर्शन करते थे, तो उनको इनाम देने वालों की झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक इनाम देते थे लोग, कोई पैसे में इनाम दे रहा है, कोई पदक दे रहा है, कोई सम्मानित कर रहा है। जब पदक मिल जाता था उसके बाद उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब तक पदक नहीं मिला तब तक उनको जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब हमने नई खेल नीति में ये प्रावधान किया है कि वो बच्चे खेलने जाएंगे तो सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। वो बच्चे अगर कहीं वहां रहने की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी। उनके लिए खाने पीने का जो सामान होता है उस सामान की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आगे चल के जो पदक जीत कर आएंगे उनकी नौकरी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीच का हर क्षेत्र में रास्ता निकाल रहे हैं। हमने कहा था हम आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे, अभी हमारी बहनें आई थी, आप चिंता मत करिए, ये हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है, ये आपको जल्दी ही इसका मानदेय मिलने वाला है, बढ़ा हुआ मानदेय मिलने वाला है। आशा बहनों का बढ़ा दिया, उनको भी मिलने वाला है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का अभी अभी फोन आया था, मैं जब यहाँ पौड़ी के लिए आ रहा था, वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपने हमारे गोल्डन कार्ड की जो लंबे समय से समस्या चली आ रही थी उस समस्या का हल कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे उपदल कर्मचारियों का हमने उनका भी मानदेय बढ़ा दिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने छोड़ा हो। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने अभी सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय किया है। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की सब्सिडी हमने बढ़ाई है। हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम उत्तराखंड को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, यहां से उनका एक जुड़ाव है और उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता उत्तराखंड के साथ कर्म और मर्म दोनों का रिश्ता है। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी यहां केदारनाथ में आए थे तो केदारनाथ जी में उन्होंने कहा कि हम 2025 जब उत्तराखंड का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे वो सड़कों की दृष्टि से देखें, चाहे हम परिवहन की दृष्टि से देखें, चाहे हम आज रोजगार की दृष्टि से देखें या पलायन रोकने की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा। इस राज्य को बनाने का काम उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार, हम वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी भाई दिलीप रावत जी कह रहे थे कि अभी कल हमने देवस्थानम एक्ट को वापस लिया है। पिछले दिनों जब मैंने 4 जुलाई को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, उस दिन से लगातार इस क्षेत्र के महापंचायत के लोग, तीर्थ पुरोहित, हमारे पंडा समाज के लोग, रावल, हक हकूकधारी और तमाम समितियों के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के लोग, शैक्षिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग लगातार मुझे मिलते रहे। उनका कहना था कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें इससे ये परेशानी है। हमने कहा नहीं, हम इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे और जो भी रास्ता होगा वो सर्वमान्य रास्ता होगा। और मैंने मुख्य सेवक के रूप में जैसे ही जिम्मेदारी संभाली
उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं एक कमेटी का निर्माण करूंगा, इसमें एक कमेटी बनाऊंगा। एक हाई पावर कमेटी हमने मनोहर कांत ध्यानी जी के अध्यक्षता में बनाई और उस कमेटी ने पिछले 3 महीनों से लगातार काम किया। 3 महीने के बाद उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी और मैंने उनको लगातार आश्वस्त किया, हमारे तीर्थ पुरोहितों को, पंडा समाज के लोगों को, हमारे हक हकूकधारियों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों। दिलीप भाई ने तो अखबार में भी बोल दिया कुछ दिनों पहले, इसको वापस लेना चाहिए। मुकेश जी भी हमारे बोलते रहते थे लगातार कि भाई साहब इसको वापस लीजिए। धन सिंह जी, हमारे संपत भाई, सब लोग ये जब भी आते थे तब भी कहते थे कि जो है ये वापस होना चाहिए, ये वापस होना चाहिए। हमने कहा भाई कोई परिसूचित होना चाहिए। अब पत्रकार लोग कभी पूछने लगे क्या उस समय एक्ट अच्छा था? मैंने कहा देश काल परिस्थिति के हिसाब से आज सब लोग चाहते हैं कि ये एक्ट वापस होना चाहिए। हमने जनता के हित में, उत्तराखंड के हित में, हमारे चारों धामों के हित में इस एक्ट को वापस लेने का निर्णय लिया है। आगे हम जो भी व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं सारे लोगों का पक्ष जानकर अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है, अच्छी व्यवस्था जैसे भी होगी हम उसका काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है। आज भारत की पहचान दुनिया के देशों के सामने एक शक्तिशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक गौरवशाली भारत, ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। गलवान घाटी में घटना होती है 1962 से लेकर अभी तक हमारे मन में हमेशा एक चिंता रहती थी, एक संदेह रहता था कि चीन की सेना हमारे ऊपर आएगी तो हमारे सैनिक कैसे मुकाबला करेंगे। सैनिक 1962 में भी बहादुर थे। हमारी जो भारत की सेना है उसका इतिहास वीरता का इतिहास है, उसका इतिहास शौर्य का इतिहास है। उनका इतिहास हमेशा से ऐसा इतिहास रहा है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अगर मजबूत सेना कोई मानी जाती है, भारत की सेना मानी जाती है। लेकिन तब का नेतृत्व अलग था। आज का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जब गलवान घाटी के अंदर चीन के सैनिकों ने हमारी ओर बढ़ने की कोशिश की तो हमारे देश के सैनिकों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। हमारी सेना के 20 बहादुर सैनिक वहां पर शहीद हुए। लेकिन चीन की सेना ने आज तक नहीं बताया कि कितने लोग शहीद हुए हैं। अभी मेरे को एक जनरल साहब मिले थे जो उस पूरे ऑपरेशन को हेड कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि चीन की सेना ने क्यों नहीं बताया। बोले चीन की सेना उतनी बहादुर नहीं है जितना उनके बारे में कहा जाता था, और उनके 100 से भी ज्यादा सैनिकों को हमारे सैनिकों ने वहां पर ढेर करने का काम किया था। आज मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज कोई भी सेना हो, दूसरे देशों की सेना हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, जिहादी हो, वो हमारे देश की ओर अगर आंख उठाकर भी देखते हैं तो उनको जो है पीछे लौटाने का काम कोई करती, मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी भारत की सेना कर रही है। क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है। पहले की सेना के समय में क्या होता था? पहले के समय में अगर कोई गोली दूसरे बॉर्डर की तरफ से आती थी तो बॉर्डर से जब गोली आती थी तो कंपनी कमांडर के पास रिपोर्ट जाती थी कि आज हमारे सैनिकों के ऊपर सेना के उस पार से आतंकवादियों की, अलगाववादियों की या पाकिस्तानी सेना की गोली चली है। इसका निर्णय कैसे होगा? इसके निर्णय के लिए कंपनी कमांडर पूछते थे अपने ब्रिगेडियर से। ब्रिगेड में जाती थी बात, ब्रिगेड से डिप में जाती थी और डिप से कमांड में जाती थी, और उसके बाद वो कमांड से मंत्रालय में जाती थी, और मंत्रालय में फैसला होते होते कई दिन लग जाते थे। इससे सेना का मनोबल लगातार कम हो रहा था, सेना का मनोबल गिर रहा था। जो हमारे वीर सैनिक 24 घंटे सेनाओं की रक्षा के लिए वहां पर तत्पर रहते हैं, उनका मनोबल गिरना स्वाभाविक था। मोदी जी के आने के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ कि ये निर्णय हो गया कि अब गोली अगर किसी पार से आएगी, उस पार से आएगी, चाहे इस पार से आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे जो सैनिक सियाचिन के अंदर, कश्मीर के अंदर -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हमारे गांव में देखा, आसपास देखा, बर्फ का एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा लग जाता था उनके पैरों में और पैर काटने पड़ते थे। और उनके बूट खरीदने के लिए सेना को कई सालों साल तक इंतजार करना पड़ा। अच्छी वर्दी खरीदने के लिए जो बर्फ में पहनी जाती है उसके लिए भी सालों साल इंतजार करना पड़ा। अगर ये काम भी अगर किसी के समय में पूरा हुआ तो 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो सबसे पहला सेना की वर्दी और बूट खरीदने का जो ऑर्डर था, रुका हुआ था, उसको पास करने का काम हुआ।
इसी प्रकार से वन रैंक और वन पेंशन, ये मोदी जी के नेतृत्व में 40 साल बाद किसी सरकार ने देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज हम मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए बहुत सारे कामों पर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था, महालक्ष्मी किट योजना के तहत हमने अपनी बहनों को ये प्रोत्साहन के रूप में किट देने का काम किया है। ये किट की तरह हमने जो है वात्सल्य योजना चलाई है। वात्सल्य योजना में भी हमने जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता में से, कमाने वालों में से कोई नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमारी सरकार ने 3,000 रुपए की व्यवस्था की है। आगे जब 21 साल के बच्चे हो जाएंगे तो उन बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था करी है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब हमने व्यवस्था करी है कि हम एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर उन बच्चों को जो भी उनके रोजगार के फार्म भरे जाएंगे वो सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर होंगे। और सारे बैंकों की अभी हमने मीटिंग ली है, उन बैंक के अधिकारियों से, लीड बैंक के अधिकारियों से हमने ये सुनिश्चित करवाया है कि 15 दिसंबर तक जितनी भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें या स्वरोजगार करने वाले हमारे भाई जो लोन लेना चाहते हैं, उनको भटकना नहीं पड़ेगा, उनको एक ही स्थान पर मिलेगा और हमने सख्ती से उसको लागू करवाने का काम किया। ऐसी तरह से अभी पीठसेड़ में धन सिंह रावत जी के विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर पीठसेड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने घोषणा करी थी कि हमारे नौजवान युवा भाई जो फौज में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना शारीरिक परीक्षण करना चाहते हैं, जहां उनको जिम की सुविधा नहीं है, प्रत्येक ग्राम सभा में हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक जिम की स्थापना करेंगे। उसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया है। सबसे पहले हम 95 ब्लॉकों में ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हर जगह पर एक जिम पहले अच्छा बन जाए, उसको देखते हुए प्रत्येक ग्राम सभा में जिम बनाया जाएगा। हम तमाम प्रकार की योजनाओं को ला रहे हैं। भाइयों बहनों, जितना समय मेरे से पत्रकार पूछते हैं बार बार कि आपके सामने चुनौती बहुत है और आपके पास समय कम है, आपको चिंता नहीं होती? कई बार आप लोग देखते हैं टेलीविजन पूछते हैं। मैंने कहा मैं एक सेकेंड की चिंता नहीं करता हूं। मैं इसलिए चिंता नहीं करता हूं कि जितना भी समय मुझे मिला है आप सबके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, उस समय का हमने एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी काम में लगाया है तो अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाया है। और लगातार हमने फैसले लिए। जो समय बचा है उसमें भी हम फैसले लेंगे। समय कम और ज्यादा नहीं होता है। जितना समय मिला है, अब समय को मैं बढ़ा नहीं सकता। जितना समय क्यों मंत्री बढ़ा सकता, तो जितना समय मिला उस समय में काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से हमारे मन में भाव है, जैसे भगवान भक्त के भाव को समझते हैं, वैसे हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता वो भी हमारे भाव को जानती है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का हर दृष्टि से विकास करना चाहते हैं। तो उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, क्योंकि बहुत सारे विषय मेरे पास है, मैं बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हमारी माताएं बहनें बड़ी दूर दूर से आए, मुझे बताया गया है कि 11 बजे से आई, तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर घोषणाएं कुछ बची नहीं है। हमारे जो मुकेश कोहली हैं, ये जब भी आते हैं मेरे पास तो 10-15 नहीं, वैसे तो महंत जी भी आते हैं तो ये पत्र कम लाते हैं, मुझसे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ये जब भी आते हैं कम से कम 30-40 पत्र लेकर आते हैं। कहते हैं भाई साहब पौड़ी का ये काम कर दीजिए, मेरी विधानसभा में यहाँ पर नाला लगा दीजिए, यहाँ खड़ंजा लगा दीजिए, यहाँ पुल लगाना दीजिए, यहाँ विवेकाधीन दे दीजिए। तो मैंने देखा है कि बहुत मेहनती है। पहली बार विधायक बनाया आप लोगों ने, पहली बार सेवा का अवसर दिया। वैसे मैं भी पहली बार विधायक बना था, तो पहली बार जब मैं विधायक बना था तो बहुत बार क्या है कि विधायक को समझ में ही नहीं आता क्या होगा। 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, और जब वो पहली बार के विधायक के बाद जब दूसरी बार चुनाव में जाता है, पहली बार के बाद जब दूसरी बार चुनाव में जाता है, तो उसको जब चुनाव के समय में तमाम लोग ये सुनाते हैं कि तुम तो इनकी सुनते रहे, तुम तो उनकी सुनते रहे, तब उसकी समझ में आता है कि अभी मेरे से बहुत सारी चीजें छूट गई। मुझे खुशी है कि हमारे ये मुकेश कोहली को चुनाव से 4-5 महीने पहले ही पता लग गया कि कुछ काम रह गए हैं, तो इन्होंने अपने सारे काम पिछले 4-5 महीने में पूरे किए हैं। जो छूटे हुए काम है वो भी ये पूरे कर लेंगे। निश्चित रूप से आपने इनको आशीर्वाद दिया है, निकट भविष्य में भी ये अच्छा काम करेंगे। होनहार युवा है और हमारी सरकार
पौड़ी को लेकर बहुत सजग है। उत्तराखंड के अंदर 2 ऐसे केंद्र हैं, एक पौड़ी केंद्र, एक अल्मोड़ा केंद्र। दोनों हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की हमारी पुरानी चीजों को, यहाँ की सांस्कृतिक चीजों को, यहाँ के हमारे पुराने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी होगा उसको हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। मैं आज चूंकि हमारे ये विधायक जी और हमारे यशपाल भाई बेनाम जी कह रहे हैं कि यहाँ कंडोलिया पार्क नगर पालिका को हस्तांतरित करने के लिए पहले घोषणा हुई है, तो इसको हम लोग दिखवा लेंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रीनगर में जिन परिवारों में मीटर लगाए गए हैं, जिन्होंने भी मीटर लगाने का काम अभी श्रीनगर में हुआ है, जो हमारी जल जीवन मिशन की योजना आई है, उनको 20,000 लीटर पानी फ्री में दिया जाएगा जो भी मीटर लगाएंगे। और कालागढ़ क्षेत्र में एक एम्बुलेंस दिया